तवांग झड़प के बीच जयशंकर का धमाकेदार बयान। हिंदुस्तान को आंख दिखा रहे चीन को लगाई लताड़। भारत में शाह तो यूएन में जयशंकर ने बजाई बैंड। भारत से मिले करारे जवाब से बौखला ना जाए चीन। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का समर्थन किया था तो शायद वो भी ये बात नहीं जानते होंगे कि भविष्य में एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही चीन भारत की पीठ में छुरा भोंकेगा और अपनी विस्तारवादी सोच को साकार करने के लिए लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सीमा में जबरन घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। आज चीन का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि सबसे पहले उसने गलवान क्षेत्र में भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की और अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जबरन घुसपैठ करने की हिम्मत कर बैठा। लेकिन उसे शायद हिंदुस्तानी सेना की ताकत का अंदाजा नहीं था, जिसने गलवान में भी उसे मुंहतोड़ जवाब देकर खदेड़ दिया था और अब तवांग में भी अच्छे से कूटकर हिंदुस्तानी सेना की ताकत का एहसास इन चीनियों को करा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीति के जरिए देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे हुए हैं। तिब्बत देश पर जबरदस्ती कब्जा करने के बाद चीन अपनी विस्तारवादी सोच को अंजाम देने के लिए भारत की ओर नजर उठाने की जरूरत कर बैठा। तभी तो गलवान के बाद चीन ने इस बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीमा लागने की कोशिश कर डाली। लेकिन सीमा पर पहले से ही मुस्तैद हिंदुस्तानी जवानों ने चीनियों की पीठ पर जबरदस्त लठ बजाकर उन्हें खदेड़ दिया। यानी हमारी सेना सीमा पर चीनियों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को कूटनीति के जरिए लताड़ना शुरू कर चुकी है। तभी तो इन दिनों अमेरिका में मौजूद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना ही उसे मुंहतोड़ जवाब दे दिया। एक बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दुनिया जब आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ आ रही है, तब भी आतंक फैलाने वालों को सही ठहराने और उनका बचाव करने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा। जयशंकर अपने इस बयान के जरिए उन तमाम प्रयासों का जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे जिनमें भारत ने पाकिस्तानी सरजमी पर फलने फूलने वाले आतंकियों जैसे मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने की कोशिशें की हैं। क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिश करता है तो चीन मसूद अजहर के बचाव में खड़ा हो जाता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रतिबंध लगाने वाली समिति में वीटो पावर रखने वाला चीन हर बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट होने से बचा लेता है। यानी जिस पाकिस्तान में अमेरिका पर हमला करने वाला खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, उस पाकिस्तान के एक और खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को अब चीन बचाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना ही उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद समर्थक देश बता डाला। गृह मंत्री अमित शाह भी चीन को दे चुके हैं करारा जवाब। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में जवाब दिया था। उन्होंने एक बयान में विस्तारवादी सोच रखने वाले चीन को चेतावनी देते हुए कह दिया कि जब तक देश में मोदी सरकार है, हमारी 1 इंच भूमि पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापिस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। गृह मंत्री अमित शाह का यह तेवरदार बयान बता रहा है कि मोदी राज में भारत की जमीन के 1 इंच पर भी चीन चाहकर भी कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि ये नया भारत है जो पहले तो किसी को छेड़ता नहीं और फिर जो छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं। भारतीय सेना ने पहले गलवान में और अब तवांग में भी चीनी सेना को खदेड़कर यह साबित कर दिया है। बहरहाल एक बात और आपको बता दें कि तवांग पर चीन क्यों आंखें गड़ाए है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में तवांग, गदेन, नामग्याल,
लहात से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध मठ है, जिसकी स्थापना 1680-81 में 5वें दलाई लामा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया गया था। चीन का दावा है कि इस मठ से साबित होता है कि यह जिला कभी तिब्बत का था। राज्य पर अपने दावे का समर्थन करने के लिए चीन ने तिब्बत में लहासा मठ और तवांग मठ के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला दिया। इसके अलावा जब दलाई लामा 1959 में तिब्बत से भागे तो उन्होंने तवांग के रास्ते भारत में प्रवेश किया और कुछ समय के लिए मठ में ही रहे। यहां तक कि साल 2017 में जब दलाई लामा ने तवांग की यात्रा की थी तो उस वक्त भी चीन ने इसका कड़ा विरोध जताया था। बहरहाल आज का भारत जिस तरह से धूर्त चीन को सीमा पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चीन के मुद्दे पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है।